क्या वजह है कि आज हमारे लिए इंस्टीट्यूशन सिकुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि आज हम उस व्यवस्था में है ही नहीं। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर कश्मीरी मुसलमानों के लिए एक अलग से हॉस्टल बनेगा। लेकिन कमाल का देश है, थूक लगा करके जो लोग कोरोना वायरस फैला रहे थे, तो झारखंड में कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम भगवा झंडा लगाए ले रहे हैं जिससे थूक लगाने वाले अपने लोगों को बेचें वो सब्जी, और हमारे जो लोग हैं सनातनी उनको थूक लगी सब्जी ना मिले। तो कानून बन गया, फौरन उठाया कि नहीं नहीं ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन सड़क को रोक करके बैठ करके नमाज पढ़ना कौन से सेकुलरिज्म के फेवर में है? ये माइनॉरिटी कमीशन कौन से सेकुलरिज्म का फेवर है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन सा फेवर है? ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस देश की सबसे ज्यादा जमीन इन दंगाइयों के पास है। ये मुगलों की जमीनें, उनके किले, उनकी चीजें, ये उनके पास क्यों है? क्या ये इनके बाप दादा छोड़ के गए थे? ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आए, उसकी देखरेख वो करें, ये पैसा उनके पास क्यों जाना चाहिए? लेकिन हमने ये सब होने दिया है। वक्फ बोर्ड के नाम से अरबों खरबों बीघा जमीन उनके पास है। हमने इस देश को तीसरी बार बांटने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन 2020 के सनातनियों, सत्ता को सत्ता तक रहने दीजिए, सत्ता को मजबूर कीजिए कि राष्ट्र हित में जो फैसले उठाएगा वही दिल्ली पे बैठेगा। और समय कम है। आपको 1000 साल से इस देश में जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, इस देश की संस्कृति को नष्ट किया है, इस देश के इतिहास को नष्ट किया है, आपको अगले 4 साल के अंदर उन चीजों को बदलना है। और जो रह जाएंगे उसके लिए फिर सरकार को लाना है, फिर बदलना है। सरकार से हो सकता है कि कुछ लोग जिनके स्वार्थ नहीं सिद्ध रहे, जो अपने आप को बहुत बड़ा कानून मंत्री मानते हैं, किसी सरकार में रह चुके हैं, उनकी ये चाह है कि उनको सरकार पद दे। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। आज सरकार में पद न मिलने से भारत राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज चीन देश की चापलूसी करने लगे हैं क्योंकि देश की सरकार ने आपको मंत्री नहीं बनाया। इसलिए ऐसे स्वार्थियों को भी बेनकाब कीजिए। जब राष्ट्र संघर्षलीन हो, दुश्मन से आमना सामना कर रहा हो, तो देश के अंदर सत्कार और सत्ता के खिलाफ कम से कम उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे देश लड़ रहा है, एक देश जिसने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की, आज उस देश के खिलाफ भारत की सत्ता युद्धरत है। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं लड़ा जाएगा। सैनिक अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी गद्दार पैदा हो गए हैं जो पार्टी में भी हैं, जो संसद में भी हैं, जो राष्ट्रवाद का ठेका लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें पद नहीं दिया गया है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो भारत की सत्ता जब एक विदेशी ताकत के साथ लड़ रही है, तो आप उस सत्ता को कमजोर करने के लिए नए नए तर्क और शीर्ष नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। आप दुश्मन के फाले में खड़े होकर के इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे रहे हैं। आप भी इंटेलेक्चुअल गद्दार हैं। आपकी भी गिनती उसी में होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक ऐसी पार्टी में नॉमिनेट हो गए हैं और आपकी सत्ता में चाह है, तो आप यकीन मानिए आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप गद्दार हैं। आप सत्ता के साथ और उस पार्टी के साथ अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए घुसे थे, वो कोई भी हो। आप टेलीविजनों पे जाकर के उसी पार्टी के होते हुए भी, उसी सरकार के हिस्से होते हुए भी, इसलिए कि आपकी जो हिडन एजेंडा था, जो निजी स्वार्थ थे, वो पूरे नहीं हुए। ऐसे निजी स्वार्थ वाले नेताओं से भी आप लोगों को सावधान रहना होगा। अमेरिका जाएंगे, लोग इनके लेक्चर कराएं, लोग इनको पैसा दें, और भारत में आकर के
आप सनातन का डंका पीटें और सनातन की आड़ में आप अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। यह भी गद्दार है मेरी निगाह में, यह भी स्वार्थी लोग हैं। पार्टियों को चाहिए कि लोग आपको राष्ट्रवादी समझे, तो जो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं उनको बाहर करें। इसमें कोई रू रिवायत नहीं होनी चाहिए। यह देश 1000 साल के बाद थोड़ा सा जगह है और कुछ मक्कार अपने स्वार्थ के लिए उसको कमजोर करना चाहते हैं। अमेरिका से लेके इंग्लैंड और दुनिया भर में जहां जहां जाते हैं इनका बायकॉट होना चाहिए। यह नहीं हो सकता। राष्ट्र की बात करेंगे और जब अपने स्वार्थों की बात आएगी तो आप राष्ट्र से यह नहीं होने देंगे। आज के युवाओं, वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के तमाम पदाधिकारी, मेरे दोस्त, सबसे मेरी विनती है कि आपने जो अलग जगाई है, सावरकर के काम को महाराष्ट्र से निकाल करके, सावरकर के विचारों को मराठी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन करके, उर्दू में ट्रांसलेशन करके पूरे देश में इसका प्रचार किया जाए और सावरकर के कर्ता धर्ता, उस परिवार के वारिस, उनसे फिर मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, पूरा देश के साथ मिल गया है। सावरकर के विचारों को कश्मीर ने अगर पढ़ लिया होता तो ये मजहबी उन्मादी, ये इस्लामिक आतंकवादी कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी धरती से बेघर नहीं करते। 2500 मां बहनों, बच्चों, पिताओं को, पुत्रों को हत्या नहीं कर पाते। इसलिए रणजीत सावरकर साहब और उनकी टीम श्रीनगर में सावरकर स्मारक की एक ब्रांच खोले, वहां से प्रचार शुरू करें नॉर्थ इंडिया में। उनके विचार क्या थे, क्या उनके बारे में झूठ फैलाया गया है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। पूछिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अकाउंट से 11,000 रुपए का चेक सावरकर स्मारक को भेजा। पता करिए उन कांग्रेसियों से जो तलवे चाटते हैं और बताते हैं कि हम बहुत महान हैं। उनसे पूछिए कि इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी पढ़ें जो सावरकर की ऊपर एक किताब एस.एन. श्रीवास्तव साहब ने लिखी है। उस किताब में क्या लिखा है? उस किताब में नरसिम्हा राव की भी चिट्ठी है और इंदिरा गांधी की भी चिट्ठी है। और पूछिए उन्हीं कांग्रेसियों से कि जगजीवन राम किस पार्टी के थे जो सन 1971 में डिफेंस मिनिस्टर थे। उनको इंदिरा गांधी ने भेजा था सावरकर स्मारक का जब शिलान्यास हो रहा था। आप अपनी राजनीतिक सुविधाओं के लिए सावरकर को बदनाम करना बंद कीजिए, और आप बदनामी कर चुके हैं। अब तो अपनी इज्जत बचाइए कि आपने एक पार्टी के रूप में कहां कहां दलाली की हुई है, किस किस के पैसे से आपने करोड़ों करोड़ों रुपया आपने अपना एक मठ की तरह से बना रखा है। एक परिवार, एक ऐसा परिवार का ट्रस्ट है भाई, उस ट्रस्ट में भारत सरकार के बजट में से पैसा दिया जाता है। क्या बात है! ऐसी प्राइवेट लिमिटेड तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं थी भाई। आज विकास दुबे के मरने पे बड़े बड़े एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पूछ रहे हैं। ये जो सेलेक्टिव है, ये नहीं पूछा इन्होंने राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, उस पे भी उसी तरीके से, उसी तर्कों के साथ, उसी वलवले के साथ, जोश के साथ टेलीविजन पे बहस होनी चाहिए। माधवराव सिंधिया की हत्या कैसे हुई, राजेश पायलट की दुर्घटना में मौत कैसे हुई, इस परिवार के दामाद का बाप कैसे मारा गया, भाई कैसे मारा गया, बहन का एक्सीडेंट कहां हुआ, किसने सुसाइड किया, इन सब पे नहीं, इनके ऊपर नहीं चर्चा होनी चाहिए। यहां तो जो लीगल है वो भी क्रिमिनल एक्सपर्ट है। जो छोटी छोटी पार्टियों के आते हैं, जो कश्मीर से दलाल आते हैं,
ये हैदरी माजरी, ये सब सवाल पूछने लगते हैं, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, सब क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, पूछते हैं इसकी हत्या ऐसे कैसे हो सकती है, वैसे कैसे हो सकती है, इसमें यह भी तो हो सकता है। तो भाई माधवराव सिंधिया के प्लेन के बारे में भी पूछते कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। राजेश पायलट की भी हत्या के बारे में पूछते कि भाई कैसे कार में एक्सीडेंट हो गया। तब नहीं पूछा कि कार पहले पलटी थी या राजेश पायलट पहले पलटे थे, यह नहीं पूछा। जितेंद्र प्रसाद कैसे गए, संजय गांधी कैसे गया, राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, उनके दामाद के परिवार के तीनों लोग कैसे मारे गए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो तर्क बड़ा जबरदस्त है, तब तो लगता है हर आदमी एक्सपर्ट है, क्राइम का भी एक्सपर्ट है, पुलिस का भी एक्सपर्ट है, लीगल भी एक्सपर्ट है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, ह्यूमन राइट की बात भी है। अरे भाई एक आध आदमी जाकर के PIL डालता ना कि नए जहाज में अपने 5 पत्रकारों के साथ में माधवराव सिंधिया का जहाज कैसे गिर गया, राजेश पायलट भारत का गृह मंत्री था, जयपुर जाते में कार से कैसे एक्सीडेंट हो गया, भाई इसका भी पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ। जितेंद्र प्रसाद की मौत के बारे में नहीं पता किया किसी ने। दामाद के परिवार में बाप कैसे मारा गया, बहन कैसे कार में एक्सीडेंट हो गया, कैसे यहां थोड़े से यूसुफ सराय के अंदर एक छोटे से होटल में आत्महत्या कर ली, इनकी चिंता नहीं है। तो कुछ हत्याओं पे तो बहुत ज्यादा ध्यान होगा और कुछ हत्याओं के बारे में हम इतनी बारीकी की बात करेंगे लगा कि हर आदमी एक्सपर्ट है। कुछ आजकल मोहतरमाएं आने लगी हैं, किसी फिल्मी हीरो की रिश्तेदार है, वो भी बहुत ज्ञान दे रही हैं। तो सुशांत राजपूत पे कोई सवाल उठाएगा तो ये कम्युनलिज्म है क्योंकि मक्कार उसमें जिहादी शामिल है। तो ये अजीब नैरेटिव है इस देश के अंदर। अगर हत्याओं की जानकारी का इतना ही एक्सपर्ट है या हत्याओं के बारे में वाकई में जानना चाहते हैं तो फिर पीछे से शुरू करिए। तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप? उनके वारिस तो सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं कि उनकी दोबारा से जांच कराओ, लेकिन उनकी जांच पे तो चुप्पी। जस्टिस लोया की जांच पे इसलिए कराओ क्योंकि उनके परिवार वाले कह रहे हैं तो भैया लाल बहादुर शास्त्री की बहू बेटे पिछले 20-50 साल से कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, तो उसमें क्यों नहीं आप जांच कराते? तो हत्याओं की भी जांच होगी। वो 5 स्टार होटल में जो हत्या हुई है, जो ज्ञान बांटता घूम रहा है केरला में और मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये वाली मुस्लिम लीग ऐसी नहीं है, वो वाली वैसी थी, उस पर भी जांच कराओ। आप हत्या करेंगे कोई तो पुलिस इनकाउंटर में कोई मारा जाएगा तो उसमें आप बड़े तर्क निकालेंगे। तो ये झूठी मक्कारी चीजें बंद होनी चाहिए। सावरकर स्मारक के तमाम सारे लोग, मेरे साथी, मेरे दोस्त, इस संस्थान से जुड़ा हुआ हर वो आदमी बहुत पुण्य का काम कर रहा है, बिना पैसे के कर रहा है। और जो कमिटमेंट, जो कन्विक्शन मैंने सावरकर स्मारक के अंदर लोगों का देखा, मैं जब भी जाता हूं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई की मेरी ट्रिप हो और इसलिए मैं कहता हूं कि सावरकर स्मारक ने यह सिलसिला चलाया है, आप इसे जिंदा रखिए। ये कोविड और इस बीमारी से राष्ट्रवाद की लौ जला रहे लोगों को आप और तेज करिए, उनको और मौके दीजिए। आज सामूहिक तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है, उसके बंधन है, लेकिन 21वीं सदी का ये जो मौका आपको मिला है, ये डिजिटल जो मीडिया है, इसके माध्यम से जो विचार लोग देश भर में रख रहे हैं, आप उनको मौका दें, आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के वो कुछ और उसमें ऐड करें। आप पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के बेहतरीन बोलते हैं, जबरदस्त उनको पकड़ है सब्जेक्ट की। जनाब विक्रम सिंह साहब को बुलाएं, GD बख्शी साहब को बुलाएं, प्रोफेसर कपिल कुमार को बुलाएं, अंकुर शर्मा को बुलाएं, ललित अंबरदार को बुलाएं, सुशील पंडित को बुलाएं। ये तमाम सारे लोग बिना रुके दिन भर यही काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर एक और बेहतरीन पढ़ा लिखा, डीप जिसको कहते हैं, नॉलेज जिसको होती है, JNU के अंदर प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, सब्जेक्ट के ऊपर उनकी पकड़, उसकी जानकारी और बिना लाग लपेट के शब्दों का चयन इतना खूबसूरत प्रोफेसर आनंद करते हैं कि मैं बार बार सोचता हूं कि JNU में, जादवपुर में, हैदराबाद में अगर 10 भी आनंद रंगनाथन पैदा हो गए तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना रखा है, कुछ लायर और वायर उन्हें भाग जाएंगे। इसलिए
ये तमाम सारे लोग हैं, इनको बुलाएं और अलग अलग विषय पे मुझसे बेहतर बोलते हैं, मुझसे बेहतर जानकार हैं, ये सिलसिला जारी रखें। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।